ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। तो मतलब क्या हो गया, ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल इक्वल हो। क्या कह रहे हैं हम, ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, एनी सरफेस at every point of which potential remains same is called equipotential surface। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए दिमाग में एक वाली बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है, किस तरह से हमें पता चला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कुछ हो सकती है। उसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/4πε0 तो कांस्टेंट है। चार्ज, किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए वैल्यू हम फाइंड आउट करें, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना है कि नहीं है, किस तरह से फाइंड आउट आएगी। तो क्यू की वैल्यू हमने इस पर्टिकुलर केस के लिए फिक्स कर दी। तो अब देखिए V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, 1/R के। तो V प्रोपोर्शनल हो गया 1/R के। केवल एक ही चीज बच रही, अगर हम R चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, और अगर हम R चेंज नहीं करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी सब जितनी भी चीजें वो सब तो क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब, जब Q इज इक्वल टू V कांस्टेंट हो जाए और R इज इक्वल टू V कांस्टेंट हो जाए। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं तो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब क्या हो रहा है कि अब देखिए कि यहाँ से जैसे हम R की वैल्यू मान लो 2 मीटर रख लेते हैं, तो इस पॉइंट से हम 2 मीटर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, सपोज V आ रही है। इधर से भी हम 2 मीटर पे जा रहे हैं, 2 मीटर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, वो भी हमने देखा कितनी आ रही है, V आ रही है। इधर गए 2 मीटर पे, इधर गए 2 मीटर पर, इधर गए 2 मीटर, इधर गए, सभी जगह चले जाओ, किसी भी एक स्फीयर बना लो, इसका एक काम करो, ठीक है। स्फीयर में कहीं पे भी आप 2 मीटर पे चले जाओ तो आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, हमेशा सेम मिलने वाला है। अब एक काम करो, इन सभी पॉइंट को मिला दो तो एक सरफेस बन जाएगी। इसी सरफेस को हम क्या कह रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आई, क्या इससे कॉन्सेप्ट आया, अगर हमारे पास इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सब कुछ कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल। इस तरह से हमें जो सरफेस मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक क्वेश्चन और आता है माइंड में, तो ऐसा ही तो फॉर्मूला F का भी होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। भले ही R² हो लेकिन R तो है ना। तो अगर हम यहाँ पे भी डिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट कर दें, 1/4πε0 कांस्टेंट है ही सही, Q भी कांस्टेंट रख देते हैं, तो F इज इक्वल टू भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मतलब कि फोर्स है हमारे पास, तो ऐसी सरफेस मिल जाएगी जहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट सरफेस। मतलब कि इक्वी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सरफेस, मतलब कि ऐसी सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू सेम हो, उसको हम कह सकते हैं कि इक्वी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सरफेस। देखिए इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो सकता है फिर तो, E इज इक्वल टू, सॉरी Q1 Q2 आएगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर आएगा Q/R²। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब कि E की वैल्यू भी तो कांस्टेंट हो सकती है किसी सरफेस पे, ठीक है। मतलब कि अगर V की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक ऐसी सरफेस भी हो सकती है जहाँ पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो, एक ऐसी सरफेस भी हो सकती है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, इसलिए नहीं आए क्योंकि देखिए इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है, जो V है वो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और जो हमारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब देखिए
यहाँ पर हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड आउट कर रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके फाइंड आउट कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी को किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। इसका कोई डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फोर्स को किस चीज से फर्क पड़ जाता है, डायरेक्शन से। मतलब हम ये नहीं कह सकते इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वही फोर्स इस डायरेक्शन में भी होगा। हाँ, हम मैग्नीट्यूड वाइज कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है सेम डिस्टेंस पे वही फोर्स यहाँ पर भी लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हम नहीं कह सकते। इसका मतलब कि डिफरेंट पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो इक्वल नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कहें हम डायरेक्शन के साथ तो वो सेम नहीं होगा। सेम केस किसके साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो सकती है, बट डायरेक्शन अलग होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सरफेस नहीं बनेगी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा कॉन्सेप्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला बनेगा। इक्वी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सरफेस नहीं बनेगी, न ही इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस बनने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। रीजन, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज होती है। अब इसकी जो मेन टॉपिक है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमें समझना है कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसके हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव from one point to another over equipotential surface। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना होगा। कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे कि पॉइंट चार्ज है, इसके ऊपर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ली, ऐसी बनेगी। ठीक, हम इसके ऊपर कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इस पे जो पोटेंशियल होगा हम उसको मान लेते हैं वी ए होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको कह सकते हैं हम वी बी होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, हम कहाँ से वी बी माइनस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले जाओ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा पर यूनिट चार्ज। अब देखिए, ये जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, मतलब कि जो पोटेंशियल ए पर है वही पोटेंशियल बी पर भी है क्या। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज लिख दिया, लेकिन हमें पता चला जो पोटेंशियल बी पर है वही पोटेंशियल ए पर है, तो ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन क्यू, तो यहाँ से Q का मल्टीप्लाई करा देंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि अगर हम किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कह रहा है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको समझेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका
सपोज एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जा रही है, मान लो इस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है 5 वोल्ट हर पॉइंट पे, ठीक है। एक यहाँ से कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही है, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, ठीक है। एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट पे 5 वोल्ट, यहाँ पर तो यहाँ पर भी कितना है 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, इस तरह से हर पॉइंट पे कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। दूसरी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे करते हुए 10 वोल्ट आ रही है, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है 10 वोल्ट, और इसी तरह से अलग अलग पॉइंट पर भी कितना आ रहा है 10 वोल्ट। अब देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कैसा कि इस पॉइंट पे कह रहा है कि पोटेंशियल 5 वोल्ट भी है और इस पॉइंट पे कह रहा है पोटेंशियल 10 वोल्ट भी है। अभी बताइए कोई पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट पोटेंशियल हो? नहीं हो सकता ना। तो मतलब ये नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पे दो डिफरेंट पोटेंशियल हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो इंटरसेक्शन करा है दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, वो गलत करा है। तो क्या हो गया, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी, वो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to equipotential surface। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे होती हैं समझते हैं। जैसे हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते तो हमें वर्क डन क्या करना पड़ता है, जीरो। जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट इन पर मूव कर रहे हैं, तो हमें वर्क डन क्या करना पड़ रहा है, जीरो। क्योंकि इक्विपोटेंशियल पे मूव करते तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो वर्क की वैल्यू तो क्या हो चुकी है, जीरो। अब बताइए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये एफ डॉट डी एक्स भी तो होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। मतलब अगर एफ डी एक्स और कॉस थीटा का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका यही केस हो सकता है, या तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो, या डिस्प्लेसमेंट की जीरो हो, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो। अब देखिए हम फोर्स तो यहाँ पे लगा नहीं रहे, ठीक है, सॉरी फोर्स की वैल्यू तो जीरो कर नहीं रहे क्योंकि मूव तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो डी एक्स की वैल्यू भी जीरो नहीं है, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। कैसे, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे एक चीज एक और इसको Q इंटू ई लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं, एफ डॉट डी एक्स हो गया, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू ई डी एक्स, ये भी लिखा जा सकता है। अब समझते हैं, Q तो एज इट इज है, ई डी एक्स तो ये लिखा जा सकता है ई डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ई डी एक्स कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया है, ये रिजल्ट निकल गया कि इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, क्यू ई डी एक्स कॉस 90, ठीक है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब बताइए ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई और ये क्या हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है कि अगर E और dx की वैल्यू के बीच का जो एंगल है अगर 90 डिग्री है, तभी वर्क डन हमारा क्या हो सकता है, जीरो। या यूं कह लो, वर्क डन अगर हमारा जीरो है, इसका मतलब ये है कि E और dx के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो तीन आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑलवेज बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑलवेज बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑलवेज behave as
इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये बात हमारी हो गई कि सरफेस जो होती है किसी कंडक्टर की वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। ठीक, नेक्स्ट जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस helps to distinguish the reason of strong field those from weak field। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इस बात का कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमें मदद करती है डिस्टिंग्विश, मतलब कि दोनों के बीच में फर्क करने में, किस के बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि E का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो E इज इक्वल टू dV बाई dr है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे dV की वैल्यू को कांस्टेंट मान लें, dV की मतलब वैल्यू मतलब कि जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल में वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट का हो रहा है तो इधर भी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, इस तरह से जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल का वो सेम हो रहा है। तो E जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/dr के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर dr की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप ज्यादा हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी कम। अरे ये गैप किसके बीच का है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप होगा ज्यादा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम। और इसी तरह से इसका अगर रिवर्स देखें कि अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप है कम तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है वहां पे कहते हैं हम वीक फील्ड। अब समझना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है पास पास है, मतलब ये जो रीजन होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का जो गैप है बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो समझ में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द रीजन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड दोज ऑफ फ्रॉम वीक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी, वही कहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस gives the direction of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या देती है, डायरेक्शन देती है। कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ जाती है। इसमें हमने पॉइंट में देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बताती है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग रीजन है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वीक रीजन है। ठीक है, देखते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो बताता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या यूं कह लो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बताती है कि कहां से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है। तो देखिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो लाइंस पास पास हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास है, यहाँ पर क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ का जो रीजन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इधर का जो रीजन होगा वो वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगी, स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ ही मूव करती हैं।
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एक बार हम रिवाइज कर लेते, हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका रीजन भी हमने देखा कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाई जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, या यूं समझ लो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनाई जाती है। दोनों ही बात एक जैसी है, ठीक है, दोनों ही बात हमारे लिए ट्रू है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑलवेज बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो सरफेस होती है कंडक्टर की वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड दोस फ्रॉम वीक फील्ड। मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में डिस्टिंग्विश करने, मतलब उनमें डिफरेंस करने में हमारी हेल्प करती है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करती है, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगी उस रीजन से, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगी उस रीजन की तरफ। अब हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पास क्यों बनेंगी, दूर क्यों बनेंगी, उस रीजन को समझते हैं, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक देख रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कैसे किया जाए, ठीक है। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना सीखेंगे। तीन केस में सीखेंगे। सबसे पहला तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, तो पहला केस किसका हो जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर, तो यहाँ पे है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फर्स्ट किसका लिए है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई जाती है, पैरेलल लाइंस के थ्रू, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस क्या बता रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताइए, मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये यूं कह सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमने जो एक सरफेस बनाई है, ठीक है, ये जो एक हमने सरफेस बनाई है, इस सरफेस पे देख लो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी अगर हमें सरफेस बनानी हो तो वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी दूसरी की पोटेंशियल सरफेस बन गई। इसी तरह से पैरेलल सरफेस बनाते चले जाइए और आगे की तरफ बना देते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से एक और सरफेस हमने बना दी है। ये भी सब क्या हो जाएंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट सरफेस ये हो गई, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो इनके बीच का गैप भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि dv y dr इज इक्वल टू ई है। अब बताइए ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बीच का गैप जो है वो कह रहे हैं कि इक्वल है, मतलब dr की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मतलब कि क्या कह रहे हैं हम, दोनों के बीच का गैप अगर इक्वल है तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इक्वल होगा। समझना क्या कह रहे हैं, मतलब कि ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, थर्ड लेयर हो गई, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इसको हम ए नाम दे रहे हैं, बी नाम दे रहे हैं, सी नाम दे रहे हैं, तो मतलब कि वी बी माइनस वी ए कुछ ना कुछ आएगा, और वी सी माइनस वी बी, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपस में कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है, अगर गैप दोनों के बीच का इक्वल है तो।
रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, दोनों के बीच का गैप भी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो डीवी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी या फिर यूनिफॉर्म होगी। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। अब हम दूसरा केस समझेंगे, ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना सीखा किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे किसी पॉइंट चार्ज के लिए। सेकेंड केस हमारा हो गया पॉइंट चार्ज के लिए बनाना सीखना है, फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज जैसे हमारा पॉइंट चार्ज ये हो गया। अब इसके आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगी, सर्कुलर रिंग्स बनती चली जाएंगी। अगर हम 3D में देखेंगे तो स्फेयर्स बनते चले जाएंगे, अदरवाइज सर्कुलर रिंग्स बनेंगे अगर हम 2D में देख रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये जो पहली वाली रेडियस है ये R1 हो गई, ठीक है, यहाँ तक हम इसको R1 कह देते हैं। ये वाली जो दूसरी वाली रेडियस हो गई उसको हम R2 कह देते हैं, जो थर्ड रेडियस हो गई वो R3 कह देते हैं। अब बताइए कि जहां पर डिस्टेंस कम होगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r होता है हमारे पास फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के लिए। अब इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो v1 हो गया, सेकंड वाली सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो v2 हो गया, थर्ड वाली सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो v3 हो गया। अब आपको पता है जहां पर रेडियस होगी कम वहां पर होगा पोटेंशियल ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली लेयर का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी डिस्टेंस या रेडियस सबसे कम है। सेकंड वाले के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए और कम हो जाएगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई, तो डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कि V1 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा किससे, V2 से, और वो किससे होगा, V3 से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और ऐसे अगर हम और लेयर बढ़ाते चले जाते तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चलेगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए आपने बनाना सीखा, कैसे बनाया हमने, एक मिनट, कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, ठीक है। ये सब क्या बनाई थी मैंने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलती है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। देखो यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, ठीक है। अगर मुझे इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एक कोई सरफेस बनानी होगी तो देखो यहाँ पे सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सभी सरफेस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। अगर मैं ऐसी बहुत सारी लाइंस बनाता हूँ, ठीक है, ऐसी हम बहुत सारी लाइंस बनाते हैं तो इनके एक परपेंडिकुलर सरफेस कैसे बनेगी ये, तो आप देख पा रहे हैं कि अब आपको दिख रहा होगा कि ये इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो आपको एक सर्कुलर जैसी कुछ दिखाई देगी। इसी तरह से दूसरी रिंग भी दिखाई देगी। अगर हम 3D में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे जाएगा, एक स्फीयर दिखाई दे जाएगा। तो हमने स्फेरिकल सरफेस बनाना सीख ली पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो केस आ जाता है थर्ड केस आ जाता है ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए, फॉर ग्रुप ऑफ चार्ज। उसके लिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें ग्रुप ऑफ चार्ज देखना पड़ेगा। या तो हम लाइक चार्जेस ले सकते हैं या तो फिर हम अनलाइक चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस के लिए हम पहले देखते हैं, जैसे हमने मान लो दो चार्ज ले लिए, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, ठीक है। दोनों कैसे नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। तो पहले अनलाइक चार्जेस लेते हैं। अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करेंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। ये जा रही थी पहुंच नहीं पाई, इधर भी ये जा रही थी पहुंच नहीं पाई, और फिर ये इस तरह से सीधी सीधी लाइंस बना दी जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी ठीक है। अब यहां पर हम एरो लगा देते हैं इस डायरेक्शन में। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना जब सीखा था उस टाइम पे ऐसे डायग्राम बनाए थे। इधर एरो अंदर की डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ से दूर जाता है, ठीक है। अब देखना, इसके अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर सरफेस क्या ऐसी ही बन रही है क्या, ठीक है। अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो कैसी सरफेस बनेगी, सर्कुलर। दूसरी सरफेस भी कैसी बन जाएगी, सर्कुलर। तीसरी सरफेस भी कैसी बन जाएगी, सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या बना देते हो आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते चले जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो बनी है
सरफेस, वो भी कैसी बनी है, सर्कुलर, ये भी क्या बनी है, सर्कुलर, ये भी क्या बनी है, सर्कुलर। इस तरह से ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने कब केस देखा, जब दोनों जो चार्जेस थे वो अनलाइक चार्ज थे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों चार्ज अगर लाइक चार्जेस हों तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट केस हो गया किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। जैसे कि हमारा पॉजिटिव है, ये भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर तो सीधे सीधे जा रही थी। ठीक है, फिर इधर जाते से इससे दूर जा रही थी, इस तरह से लाइंस बनी थी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही लाइंस बनी थी, इंटरसेक्ट नहीं हो रही, सीधे सीधे निकल जा रही है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना सीखी थी हमने, किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। एरो भी बना देते हैं। ठीक है, इधर भी हम एरो बना देते हैं क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कोई भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एरो भी किस डायरेक्शन बन रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक, ये कोई सा पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हो जाता है, न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं हम इसे। अब इसके सरफेस हमें परपेंडिकुलर बनानी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी सरफेस बनेगी, इस तरीके की सरफेस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इस तरीके से डिस्टोर्टेड हमारे पास क्या मिलने वाली है, सरफेस, मतलब कि ये थोड़ी सी इधर से मिलेगी। ठीक, अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमारी सरफेस कैसी मिलेगी, और आगे की तरफ है 1 2, इस तरह से। समझ में आया आपको कैसे बनाया, इन सभी के हमने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया बस। ठीक है, अब इसको मिला दो आप, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। किसके लिए, ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए। इधर से आप मिलाओगे, देखिए ये इधर थोड़े से और इधर जाके बनेगी। ठीक है, इधर और ऐसे जाके बनेगी, तो ये इधर तो यहाँ का जो केस होता है वो ऐसा होता है कि इस तरह से बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे सही से नहीं बन पाया, इसमें चोंच जैसी आगे बन जाती है इसमें। ठीक है, आप इसको एक काम कर रहा हूँ, कहीं पे देख लेना और अच्छे से डायग्राम बुक वगैरह में, और अच्छा आपको डायग्राम दिख जाएगा। इसमें ऐसी चोंच जैसी आगे बन जाती है और इस तरह से इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। आउटर वाली तो आपको आगे होगी समझ में कि आउटर वाली किस तरह से बन रही है। ठीक है, और आउटर पे देखना है तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम हो गया किसके लिए, ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए। पहले वाला जो केस देखा था हमने अनलाइक चार्जेस के लिए देखा था, और ये वाला जो केस है वो लाइक चार्जेस के लिए केस है। और इसके एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके, वो देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस तरह से गिवन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी और ये डी, और हमसे पूछ लिया है कि इनमें से कौन से दो ग्रुप हैं जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होने वाली है। मतलब कि पहला ऑप्शन दे दिया कि VA बराबर VB होगा, सेकंड है VA इज इक्वल टू VC होगा, थर्ड है VA इज इक्वल टू VD होगा, फोर्थ है VB इज इक्वल टू VD होगा। एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हुआ। मतलब कि क्या A और B पे पोटेंशियल सेम है, क्या A और C पे पोटेंशियल सेम है, क्या A और D पे पोटेंशियल सेम है, या B और D पे पोटेंशियल सेम है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो A और जो B पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाली सरफेस पे तो है नहीं। ठीक है,
बी और सी भी नहीं है, ए और डी भी नहीं, ये भी नहीं है, केवल कौन सा है, बी और डी वाला। तो बी और डी जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डी पर होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस तरह से हमारे पास डायग्राम बना के दे दिया उसने। ठीक है, ये एल शेप में हमें 3 पॉइंट्स दे दिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि वी ए, वी बी, वी सी, सेकेंड वी ए, वी बी, वी सी, थर्ड ऑप्शन है वी ए, वी बी, वी सी, फोर्थ ऑप्शन है वी ए, वी बी, वी सी, फिर वी बी है, वी बी, वी सी और वी ए। ठीक है, ये ऑप्शन है। पहले में कह रहा है वी इक्वल टू वी सी है, मतलब कि ए और बी पे पोटेंशियल सेम है, लेकिन वो कम है किससे, सी से। सेकंड में कह रहा है दोनों पे इक्वल है, इधर है। इधर कह रहा है कि बी और सी पे इक्वल है और इधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बी और सी पे इक्वल है और वो इधर हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, ये दोनों सेम हो गए हैं, इधर होगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें से बोल रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आपको पता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आगे मूव करते हैं, क्या है रिलेशन, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन है क्या हमारे पास, मतलब जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आगे बढ़ रही होगी वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो बी और सी पे पोटेंशियल तो सेम नहीं है। रीजन क्या है, हम आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आगे बढ़े तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि वी पे जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा किससे, वी सी से। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखो, ए और जो बी पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। परपेंडिकुलर जब प्रेजेंट होते हैं तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, ए और बी पे पोटेंशियल है वो इक्वल है और सी पर वो पोटेंशियल है ए और बी के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप आगे बढ़ रहे हो, जिस डायरेक्शन आप आगे बढ़ते हो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है।